हेलो एवरीवन, मैं राशिबेन स्मार्ट साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड यानी रक्त के संदर्भ में। हम इसमें पहले ब्लड्स के कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर ब्लड का क्या कंपोजिशन है यानी रक्त का क्या संगठन है, रक्त में ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं जैसे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और अंत में देखेंगे कि यह ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है यानी रक्त का थक्का कैसे बनना होता है। यह जो ब्लड है या इससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं यह बहुत लंबा चैप्टर है, तो उतना लंबा चैप्टर एक साथ ले पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए हमने इसे 4 पार्ट में किया है। एक पार्ट में ब्लड हो जाएगा, दूसरे पार्ट में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र, तीसरे पार्ट में हार्ट यानी हृदय, और चौथे पार्ट में ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ब्लड यानी रक्त से। तो स्टडी ऑफ ब्लड क्या है? तो स्टडी ऑफ ब्लड हिमेटोलॉजी कहलाता है, कहीं कहीं इसे सीरोलॉजी भी कहा जाता है। यानी स्टडी ऑफ ब्लड क्या हो गया? हिमेटोलॉजी या फिर सीरोलॉजी, और हिंदी में इसे रुधिर विज्ञान कहते हैं। यानी रक्त का जो अध्ययन हो गया वो उसे क्या कहते हैं? तो रुधिर विज्ञान कहते हैं। यह जो ब्लड है ये क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसे कि हिंदी में तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक क्या है? तो संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू क्या है? जो कि पूरे बॉडी को कनेक्ट करता हो तो उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। हम इसके बारे में डिटेल्स हम जब टिश्यू आएंगे तो वहाँ पर हम देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पर इतना ही कि यह जो है, यह जो ब्लड है यह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। चूँकि यह भी पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है, सर्कुलेट कर, तो इसीलिए यह कनेक्टिव टिश्यू हो गया। यह फ्लूइड फॉर्म में है तो इसीलिए यह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। कहीं कहीं इसे लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। इसका एक और उदाहरण है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का लिम्फ। तो लिम्फ के बारे में हम अलग से पढ़ लेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ ब्लड के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह जो ब्लड है, रक्त है, उसका pH 7.4 होता है, यानी यह स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, यानी यह हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। चूँकि 7 रहता तो न्यूट्रल, यह 7.4 है तो इसीलिए हल्का सा क्षारीय प्रकृति का है। पुरुषों में यानी मेल में यह जो रक्त है यह माना जाता है, एक वयस्क पुरुष में यह 5 से 6 लीटर तक हो सकता है। वहीं महिलाओं में यह माना जाता है कि 4 से 5 लीटर तक, यानी फीमेल में 4 से 5 लीटर तक हो सकता है। कहीं कहीं आपको 5.5 लीटर भी यानी 5.5 लीटर भी लिखा जाएगा मेल के संदर्भ में, पुरुष के संदर्भ में। वहीं महिलाओं के संदर्भ में 5 लीटर भी लिखा जाएगा। तो इसे भी आप सही, मतलब जहाँ पर जैसा ऑप्शन रहेगा आप उस हिसाब से डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। सामान्य रूप में 5 से 6 लीटर और महिलाओं में 4 से 5 लीटर। यह जो ब्लड है इसका निर्माण 2 स्टेज में होता है। जब एम्ब्रायो स्टेज होता है यानी भ्रूणावस्था होती है तो उस स्थिति में ब्लड का निर्माण लीवर करता है, यानी यकृत में होता है, यकृत के द्वारा किया जाता है। वहीं जन्म लेने के बाद एम्ब्रायो स्टेज क्या हुआ? भ्रूणावस्था क्या हुआ? जब तक वह बुम में है, बेबी कहाँ है? बुम में है, वो गर्भ में है, तब तक वो उसका निर्माण, वहाँ पर ब्लड का निर्माण लीवर कर रहा है। वहीं जैसे उसका जन्म हो जाता है तो फिर उसका निर्माण ये बोन मैरो में होने लगता है। बोन मैरो क्या हुआ? यानी जिसे हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। तो इसके बारे में हम बता दें, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो जब नॉन वेजिटेरियन है तो वो देखे होंगे कि जो हड्डी होती है उस हड्डी के बीच में कुछ हॉलो पार्ट होता है, कुछ जो है खाली स्थान होता है, वहाँ पे फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, जालीदार जालीनुमा संरचना होती है, वही बोन मैरो है। तो यहाँ पर जो एडल्ट स्टेज में ब्लड का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो बोन मैरो में। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो भी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से इतना जान लें कि हड्डी के बीच में एक खाली जगह होती है। हड्डी जो है एकदम फुल्ली सॉलिड पार्ट नहीं है, बीच में वो खाली जगह होती है, उसमें जालीनुमा संरचना कुछ पाई जाती है, रेशेदार टाइप की, तो उसे ही बोन मैरो कहते हैं। वो थोड़ा रेड कलर का होता है। तो ब्लड का निर्माण वहीं होता है वयस्क अवस्था में। एक टर्म है स्प्लीन, जिसे हिंदी में प्लीहा कहते हैं, यह भी हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है। तो आरबीसी का जब डेथ हो जाता है तो वो आरबीसी को यही स्प्लीन छान कर, फिल्टर कर अपने पास रख लेता है उस समय। तो इसीलिए उसे आरबीसी की कब्रगाह यानी ग्रेव यार्ड ऑफ
आरबीसी कहते हैं। वहीं स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो संभव है एक एक पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कोई स्किप करने की चीज़ नहीं है। मैंने हर चीज़ जो है वो बिल्कुल आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के पर्पज़ से, एग्ज़ाम के व्यू से एकदम इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड यानी रक्त के कार्य पे। तो इसका दो कार्य महत्वपूर्ण है। पहला कार्य महत्वपूर्ण है ये ताप नियंत्रण यानी टेम्परेचर रेगुलेशन। वहीं दूसरा कार्य इसका महत्वपूर्ण है वो परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। तो टेम्परेचर जो रेगुलेशन है वो कैसे, तो हमारे बॉडी में कहीं टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो कहीं टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये जो ब्लड है, जहाँ टेम्परेचर अधिक हो जाता है वहाँ से टेम्परेचर को लेके जहाँ पर कम टेम्परेचर है वहाँ तक पहुँचा कर थोड़ा टेम्परेचर को रेगुलेट किया। वहीं जहाँ टेम्परेचर की कहीं किसी वजह से अधिक आवश्यकता है तो वहाँ पर भी ये टेम्परेचर को वहाँ पर भी पहुँचाकर उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए टेम्परेचर रेगुलेशन में इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन में हम डाइजेस्टिव सिस्टम में देख चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड का कम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर फॉर्म जब सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में बदल जाता है तो वो सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म जो होता है वो ब्लड के द्वारा ही फाइनली रूप से कोशिका तक पहुँचती है। तो यह न्यूट्रिशनल मटेरियल यानी न्यूट्रिटिव जो मटेरियल हो गए, प्रोडक्ट हो गए यानी पोषक पदार्थ हो गए, उसे यह ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखे थे कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो एल्वियोलाई में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर वह सेल तक पहुंचा रहा है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक, और वहाँ पर जो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है उसके कुछ पार्ट को ये जो ब्लड है वह भी लेकर वह एल्वियोलाई तक पहुँचा रहा है। तो इसीलिए यह गैसों के भी परिवहन में यह महत्वपूर्ण योगदान करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी देख चुके हैं कि जो बहुत सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन यही ब्लड करता है। कैसे देखे थे कि हम लोग ग्लोमेरुलस में वो सबसे पहले छन जाता है जो किडनी में होता है। तो इसीलिए ये उत्सर्जी पदार्थ यानी एक्सक्रीटरी मटेरियल का भी यह ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब हम आते हैं ये जो ब्लड है यानी रक्त है उसके कंपोजिशन पे, उसके संगठन पे। अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए ब्लड को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक पार्ट है प्लाज्मा, दूसरा पार्ट है कॉर्पसल्स। प्लाज्मा को भी हिंदी में हम लोग सामान्य रूप में प्लाज्मा के रूप में ही, ऐसे प्रद्रव्य कहा जाता है संभवतः, और भी कुछ है लेकिन आप प्लाज्मा के रूप में लेकर चलें तो ज़्यादा सुविधा होगी। तो एक पार्ट हो गया प्लाज्मा, वहीं दूसरा पार्ट हो गया कॉर्पसल्स यानी रुधिराणु। सामान्यतः माना जाता है कि ब्लड का 55% जो भाग है, पार्ट है, वो प्रोपोर्शन जो है वो प्लाज्मा का है, वहीं 45% पार्ट जो है वो कॉर्पसल्स का है, रुधिराणु का है। यह जो प्लाज्मा क्या है, यह लिक्विड पार्ट है यानी तरल भाग है। जो ब्लड का तरल भाग क्या है तो वो प्लाज्मा है। वहीं जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड भाग है, वो ठोस भाग जो है वो क्या है, कॉर्पसल्स का है। यह जो है कोलोइड का एक उदाहरण, हम लोग जब केमिस्ट्री में आएंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे, ये कोलोइड का उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड पार्ट है, जो तरल पदार्थ है, उसमें सॉलिड पार्ट यानी ठोस पदार्थ का जो मिश्रण होता है तो उसे कोलोइड कहते हैं एक समान रूप में। तो हम लोग केमिस्ट्री में इसे डिटेल्स देख लेंगे, फिलहाल इसमें इतना ही कि यह जो ब्लड है इसका लिक्विड पार्ट क्या है, प्लाज्मा है, और सॉलिड पार्ट क्या है, कॉर्पसल्स है। यह जो प्लाज्मा है वो हल्के पीले रंग का होता है। क्यों होता है पीले रंग का, तो इसमें बाइलिरुबिन पाया जाता है। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में देखे थे कि आरबीसी का जब डेथ होता है तो लीवर जो है उसमें दो पिगमेंट बाइलिरुबिन और बाइलेवर्डिन, ये दोनों को छानकर अलग कर लेता है। तो बाइलिरुबिन जो होता है वो हल्के पीले कलर का होता है, वहीं बाइलेवर्डिन जो होता है वो हल्के हरे कलर का होता है। तो ये उसी की वजह से ये हल्के पीले रंग का होता है। सामान्य रूप में तो आप कहेंगे कि ब्लड रेड कलर का होता है, तो भाई ये पीला कैसे आ गया। तो हम डिटेल्स इसके बारे में थोड़ा सा जब हम ब्लड क्लॉटिंग पे आएंगे तो वहाँ पर हम इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर इतना है कि ये जो है थोड़ा हल्के पीले रंग का ये होता है। इस प्लाज्मा में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। वो प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। तो वो कौन से हैं, फाइब्रिनोजेन है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन है, ग्लोब्यूलिन है और फाइब्रिन है। इसमें फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा नहीं कि ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये जो प्रोटीन होता है, ये जो प्लाज्मा का जो प्लाज्मा को फिर यदि हम तोड़ें
उसका फिर हम और अध्ययन करें तो इस प्लाज्मा में लगभग 90% जो होता है वो जल होता है, 7% यानी 7% प्रोटीन होता है। इसी में ये पाँचों प्रोटीन है इस 7% में ही, और 3% जो होता है इसमें अन्य सारी चीज़ें होती हैं। अब हम आते हैं कॉर्पसल्स, इसके बाद हम फिर से ये प्लाज्मा देख लिए, तो अब प्लाज्मा के फंक्शन ऑफ प्लाज्मा पे आते हैं। तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा क्या है, तो सेम एज ब्लड, चूँकि प्लाज्मा क्या है, ब्लड का ही एक पार्ट है, तो इसीलिए ब्लड का जो कार्य है वही कार्य प्लाज्मा का भी है। तो सिर्फ एक फ़र्क ये होता है कि ये जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में यानी रक्त का थक्का बनने में काफ़ी मददगार होते हैं या मदद करते हैं। तो यही एक सिर्फ अंतर है कि यह जो है रक्त का थक्का बनने में यह मदद करता है, यह काम आता है, और बाकी जो सारे कार्य हैं जैसे ब्लड के हैं वही कार्य प्लाज्मा के हैं। अब हम एक टर्म आता है ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब, ये रक्तदाब का जो मेज़रमेंट होता है, जो मापा जाता है, तो जो जिस यंत्र से मापा जाता है उसे स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। अब तो डिजिटल भी आ गया, लेकिन पहले जो कन्वेंशनल रूप में अभी भी कहीं कहीं देखते होंगे, जिससे कि एक्यूरेट एक तरह से माना जाता है मेडिकल भाषा में कि एक्यूरेसी जो होती है वो स्फेग्नोमैनोमीटर से ही होती है। जो पारा वाली होती है, HG वाली, मरकरी वाली, वही वो जो है सामान्य रूप में माना जाता है कि जो लेफ़्ट आर्म है उसमें यदि लगाया जाए तो एप्रोप्रिएट आता है, बहुत हद तक उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। तो इसमें वो एक बाह में पट्टी बांध दी जाती है, उसके बाद फिर प्रेशर दिया जाता है, और स्टेथोस्कोप से डॉक्टर जो हैं यहाँ पर रखकर उसे वॉच करते हैं और तब देखते हैं कि इनका जो ब्लड प्रेशर क्या है। तो ये जो सामान्य नॉर्मल जो होता है ब्लड प्रेशर एक वयस्क मनुष्य का, तो 120/80 होता है, जिसमें कि 120 जो होता है ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या हुआ कि जब हार्ट जो है वो प्रेशर लगाता है, ब्लड को बाहर भेजता है, तो वो सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। वहीं जब हार्ट फैलता है यानी ब्लड को अपने अंदर लेता है तो उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है और सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है। संभव है आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नॉर्मल ह्यूमन का जो BP होता है वो कितना होता है, तो वो 120/80 होता है। संभव है ये भी पूछा जाए कि इसमें सिस्टोलिक प्रेशर कौन है, तो वो 120 वाला है यानी ऊपर वाला है, वहीं डायस्टोलिक प्रेशर कौन है, तो नीचे वाला है, वो 80 है। एक है नब्ज, धड़कन या फिर हृदय गति, जिसे कि अंग्रेजी में पल्स रेट कहते हैं। यह जो पल्स रेट होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन का पल्स रेट 72 बीट्स पर मिनट माना जाता है। वहीं ये बच्चों में यह अधिक होता है। सामान्यतः जो बच्चे का जन्म होता है उस समय से लेकर 4 वीक तक, 4 सप्ताह तक उनका पल्स रेट 205 तक चला जाता है। ऐसा नहीं है किसी डिजीज़ का, किसी बीमारी का लक्षण है, लेकिन बच्चों में जो पल्स रेट अधिक होता है तो वह 100 से लेकर 205 तक चला जाता है। लेकिन एक नॉर्मल जो ह्यूमन है उसका पल्स रेट 72 बीट्स पर मिनट है। और वो जो पल्स रेट किससे मेज़र किया जाता है, मापा जाता है, तो वो मशीन का नाम है स्टेथोस्कोप, जिसको हिंदी में हम लोग सामान्य रूप में आला कहते हैं, जो कि डॉक्टर साहब लोग लगाए रखते हैं। वो हमेशा अपने पास रखते हैं और जब ज़रूरत होती है तो कान में लगाए और आला लगाकर चेक कर लिए। अब हम आते हैं RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स पे, जिसे कि हिंदी में लाल रक्त कणिका कहते हैं। इससे पहले हम कॉर्पसल्स पर आ जाएं। ये जो कॉर्पसल्स है ये ब्लड का 45% पार्ट है, जो कि सॉलिड पार्ट है, ठोस भाग है, और इसे फिर 3 भागों में बांटा जाता है। एक है RBC, दूसरा है WBC और तीसरा है प्लेटलेट्स। ये जो RBC है इसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट है, वहीं WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पसल्स उसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है, वहीं प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। यह जो RBC है इसका लाइफ स्पान यानी जीवन काल 120 दिनों का माना जाता है। WBC का 4 दिन का माना जाता है, वहीं प्लेटलेट्स का 7 दिन का माना जाता है। तो हम एक एक कर हम फिर RBC, WBC और प्लेटलेट्स को देखते हैं। तो ये RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स, जिसे हिंदी में लाल रक्त कणिका कहते हैं, इसका आकार ये गोल होता है और यह बीच में चपटा होता है, यानी यह कनकेव नेचर का होता है। आप जब लेंस देखे होंगे तो कनकेव क्या होता है, जो बीच में थोड़ा सा धंसा होता है, तो ये बिल्कुल इस रूप का होता है। ऐसे गोल हो गया लेकिन बीच में थोड़ा सा ऐसे धंसा हुआ हो गया। तो ये जो है ये RBC का स्ट्रक्चर, आकार ऐसा ही होता है। RBC का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, तो एरिथ्रोसाइट हो गया।
यह जो आरबीसी है इसकी संख्या पुरुष में यानी मेल में 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर माने जाते हैं, यानी 50 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। वहीं महिलाओं में आरबीसी की संख्या 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर यानी 45 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। वहीं इसका जीवन काल सामान्यतः 120 दिन माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं 90 से 120 दिन भी लिखा जाता है। तो ऐसा नहीं कि आरबीसी जो होता है वो एक बार समूचा बन गया और फिर अचानक समूचा एक ही दिन डेथ कर गया, तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि आरबीसी का फॉर्मेशन हमेशा होते रहता है और वो रेगुलर प्रोसेस है। वो सर्टेन अमाउंट में डेली बन रहा है और डेली उसका डेथ भी हो रहा है, यानी उसका जब समय लाइफ स्पैन हो गया, समय उसका टाइम पीरियड हो गया, तो उसके बाद वह डेथ कर जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसीलिए विभाजन नहीं होता है। जब सेल चैप्टर हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हम न्यूक्लियस जब पढ़ा रहे थे तो उस वक्त हम जिक्र किए थे कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसीलिए आरबीसी का निर्माण नहीं होता है बल्कि फॉर्मेशन होता है। और वो फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। सामान्य रूप में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन दो प्रजाति जो है, एक लामा और एक ऊंट, उसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे नहीं लिख सके, इसके बाद हम लिख देंगे कि ऊंट और लामा है जिसमें कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो स्प्लीन में होती है, इसीलिए आरबीसी को, ये स्प्लीन को आरबीसी की कब्रगाह या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। ये जो आरबीसी का नष्ट होना होता है, आरबीसी जो डेथ करता है, तो उसको हीमोलाइसिस कहते हैं। लाइसिस, कोई कहीं भी लाइसिस टर्म जुड़ जाता है तो इसका मतलब वो उसका टूटना, तो आरबीसी का नष्ट होना हीमोलाइसिस कहलाता है। वहीं आरबीसी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। यह ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करता है? तो ये जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर उसका परिवहन करता है। परिवहन तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी करता है, लेकिन आरबीसी का मुख्य कार्य जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले ऑक्सीजन का परिवहन करना, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊंट और लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। हम पहले देखे थे कि आरबीसी में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है, किंतु ऊंट और लामा प्रजाति के जीव में न्यूक्लियस पाया जाता है। ऊंचाई में जाने पर आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी होती है, यानी आरबीसी की संख्या अधिक हो जाती है। हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने लगता है। इसी वजह से ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में ऊंचाई पर रहते हैं, उन व्यक्तियों में आरबीसी की संख्या अधिक पाई जाती है और वो 30% तक अधिक हो सकती है, यानी 30% तक अधिक हो सकती है। चूँकि कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कम हो जाता है और बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, तो उस ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, आरबी की संख्या बढ़ जाती है। वहीं सोते समय आरबीसी की संख्या में लगभग 5% तक की कमी हो जाती है, यानी 5% तक, यानी 5% तक वह डिक्रीज़ कर सकता है, घट सकता है। सोते समय मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है। हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम में देखे थे कि हम लोग का जो ब्रीदिंग होता है वो सामान्यतः 12 से 16 पर मिनट होता है। उसमें 16 जो होता है वो लगभग माना जाता है कि जब हम लोग जागृत अवस्था में जनरल एक्टिव स्टेज में होते हैं, तो सामान्य रूप में जो ठीक ठाक अवस्था में हम लोग कार्य कर रहे होते हैं, उस वक्त वह 16 ब्रीदिंग जो होता है वो 16 बार प्रति मिनट तक होता है। वहीं सोते समय वह 12 प्रति मिनट तक होता है। तो सोते समय मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। यानी एग्जाम में यदि पूछा जाए कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। इसीलिए कलर ऑफ ब्लड रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन, यह परीक्षा में कई बार, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, तो आप उस हिसाब से आंसर दे सकते हैं। यह जो हीमोग्लोबिन होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसमें एक पिगमेंट होता है और दूसरा प्रोटीन होता है। जो पिगमेंट होता है उसे हीमेटिन कहते हैं और हिंदी में इसे लौह तत्व कहते हैं, और जो हीमेटिन हुआ, जो लौह तत्व हो गया, इसे अंग्रेजी में आयरन कहते हैं और केमिस्ट्री में इसका फार्मूला, इसको जो सिंबल दिया जाता है वो Fe का दिया जाता है। तो इसीलिए इसमें
हीमेटिन नाम का पिगमेंट हो गया और ग्लोबिन नाम का प्रोटीन हो गया। तो यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो ग्लोबिन प्रोटीन हो गया। और यही ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी यह ग्लोबिन नाम का प्रोटीन करता है। यानी एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन सेल तक पहुंचता है और जो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, उसके कुछ पार्ट को, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को यह एल्वियोलाई तक लेकर आता है। तो यानी ग्लोबिन नाम का प्रोटीन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। अब जो यह हीमोग्लोबिन है, यह मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। 1 डेसीलीटर बराबर 100 ml होता है, यानी 100 ml ब्लड में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वहीं महिलाओं में यह हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होता है, इसलिए महिलाओं में यह 13 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है, मिलता है। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। हम लोग देखे थे कि ब्लड की भी जो क्वांटिटी है वह फीमेल में मेल के मुकाबले थोड़ी कम होती है। एक बार परीक्षा में एक जगह पूछा गया था कि टोटल कोलेस्ट्रॉल ब्लड में कितना होता है, तो ब्लड में टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 mg पर डेसीलीटर होता है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल का और भी पार्ट है, जब आप देखेंगे तो उसमें आ जाता है कि ट्राइग्लिसराइड है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज हो जाएगा। सामान्यतः यही कि यदि पूछा गया कि टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, तो 200 mg पर डेसीलीटर होता है। कॉकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, वहाँ हीमोग्लोबिन के बदले हीमोलिम्फ मिलता है, इसीलिए कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद होता है। ये होता है हीमोलिम्फ के वजह से। संभव है आपसे पूछा जाए कि कॉकरोच के ब्लड का कलर क्या होता है, तो सफ़ेद रंग का होता है, वाइट होता है। क्यों सफ़ेद होता है, तो हीमोग्लोबिन के बदले हीमोलिम्फ पाया जाता है। यदि हीमोग्लोबिन रहता है तो इसका भी ब्लड का कलर रेड हो जाता है। ऑक्टोपस में भी हीमोग्लोबिन की जगह हीमोसाइनिन मिलता है, इसीलिए ऑक्टोपस के ब्लड का कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, यानी वह नीले रंग का होता है। ऑक्टोपस का जो रक्त होता है वो नीले रंग का होता है, और किस वजह से होता है, तो ये हीमोसाइनिन की वजह से होता है। सामान्य स्थिति में आरबीसी जितना पाया जाना है वो पाया जाता है, लेकिन यदि किसी वजह से उसकी संख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो जाती है तो उस डिजीज को ये हम साइथीमिया कहते हैं या पॉलीसाइथीमिया भी कहते हैं। और आरबीसी की कमी से जो रोग होता है उसे एनीमिया कहते हैं या ब्लड एनीमिया भी कहते हैं, और हिंदी में उसे रक्त अल्पता भी कहते हैं। वैसे तो एनीमिया के संदर्भ में आपसे चाहे जैसे भी वो घुमा फिरा कर और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो इस रूप में कि संपूर्ण रूप में कि ब्लड की कमी से कौन रोग होता है, तो एनीमिया होता है। अब ब्लड का ही एक पार्ट है आरबीसी, तो आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। फिर आरबीसी को हम देख रहे हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो यदि पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया हो जाता है। फिर हीमोग्लोबिन को भी हम तोड़ रहे हैं, पार्ट देख रहे हैं, तो हीमेटिन जो है, तो ये हीमेटिन यानी आयरन की कमी से कौन रोग होता है, तो एनीमिया होता है। तो यानी संपूर्ण रूप में ब्लड और उसी के पार्ट के रूप में आरबीसी हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, आयरन हो गया, तो इन सबों की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है। अब फिर हम आते हैं WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पसस पे, जिसे कि हिंदी में श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट्स है। हम देखे थे आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या था, तो एरिथ्रोसाइट्स था, वहीं इसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट्स है। इसकी संख्या 6000 से 10000 तक मानी जाती है, इसलिए कहीं कहीं औसतन 8000 भी लिखा जाता है। ये क्या है, तो प्रति घन मिलीमीटर में यानी पर क्यूबिक मिलीमीटर में जो है। WBC का जो लाइफ स्पैन है यानी जीवन काल है वो लगभग 4 दिन का है, कहीं कहीं 5 से 7 दिन में लिखा मिलता है, लेकिन वो बहुत कम लिखा मिलता है। सामान्यतः माना जाता है कि इसका लाइफ स्पैन जीवन काल वो 4 दिनों का है। WBC का भी निर्माण बोन मैरो में होता है यानी अस्थि मज्जा में होता है। RBC का भी निर्माण बोन मैरो में होता है और WBC का भी निर्माण बोन मैरो में होता है। RBC की मृत्यु कहाँ होती थी, स्प्लीन में, लेकिन इसकी मृत्यु होती है रक्त में। कहीं यदि RBC और WBC में फ़र्क भी पूछा जाए तो यहीं से आप फ़र्क भी कर सकते हैं। RBC में केंद्रक उपस्थित नहीं था, लेकिन WBC में केंद्रक यानी न्यूक्लियस उपस्थित है। RBC का आकार निश्चित था, लेकिन इसका आकार अनिश्चित है, यानी इसका कोई फिक्स शेप नहीं है।
और इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है वो भक्षण प्रकृति की है, यानी फैगोसाइटिक नेचर का है। यह जो क्या करता है कि बाहर से आने वाले एंटीजन या कोई बैक्टीरिया वायरस जो रोग को जन्म देने वाले होते हैं, रोग कारक होते हैं, उसके साथ ये फाइट करता है, उसको किल कर देता है, उसको मार देता है, उसका भक्षण कर लेता है। इस प्रकार यह WBC हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके इसी नेचर की वजह से माना जाता है कि यह प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करता है, यानी इम्यून सिस्टम को यह डेवलप करता है या उसे स्ट्रांग बनाता है। यानी WBC का कार्य क्या हो गया कि रोगों से सुरक्षा प्रदान करना या इम्यून सिस्टम को डेवलप करना या उसे स्ट्रांग करना। और इसके इसी कार्य की वजह से WBC को कहा जाता है पुलिसमैन ऑफ बॉडी या गार्ड सेल ऑफ बॉडी या सोल्जर ऑफ बॉडी। सोल्जर का काम, सैनिक जो होते हैं उनका काम क्या है, बाहरी आक्रमण से रक्षा करना। पुलिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, आंतरिक जो अपराध तत्व होते हैं, इलीगल जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं उनसे रक्षा करना। जो गार्ड होते हैं उनका भी काम क्या है, रक्षा करना। तो ये WBC का जो नेचर है उसी के आधार पर इसे गार्ड सेल या सोल्जर या पुलिसमैन ऑफ बॉडी कहा जाता है। यह जो WBC है यह दो प्रकार का होता है। वो किस आधार पर दो प्रकार का मानते हैं, तो कुछ WBC के ऊपर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ कण पाए जाते हैं। तो कण के आधार पर, ग्रेन्यूल्स के आधार पर, जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए गए वो ग्रेन्यूलेटेड, ये ग्रेनुलोसाइट जो है वो WBC हो गए, और जहाँ WBC नहीं पाए गए वो एक ग्रेनुलोसाइट WBC हो गए। इसे हिंदी में कणिकायुक्त कहते हैं, वहीं इसे हिंदी में अकणिकायुक्त कहते हैं। तो जो ग्रेनुलोसाइट WBC है उसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं और इस्नोफिल्स होते हैं। वहीं एक ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट्स होते हैं और लिम्फोसाइट होते हैं। और इन पांचों में सबसे अधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं और सबसे कम संख्या में बेसोफिल्स पाए जाते हैं। वहीं मोनोसाइट्स WBC सबसे बड़ी होती है और लिम्फोसाइट WBC सबसे छोटी होती है। अब हम आते हैं प्लेटलेट्स पे, जिसे कि हिंदी में रक्त बिंबाणु कहते हैं। हम कॉर्पसल्स, जो ब्लड को हम दो पार्ट में बांटे थे, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स, और कॉर्पसल्स का तीन भाग में बांटे थे, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो ये जो प्लेटलेट्स है यानी रक्त बिंबाणु, उसका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। हम पहले जब ब्लड का देख रहे थे तो उस वक्त देखे थे ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो इन एडल्ट स्टेज में, तो वो बोन मैरो में। तो RBC का भी निर्माण बोन मैरो में हुआ, WBC का भी निर्माण बोन मैरो में हुआ और प्लेटलेट्स का भी निर्माण बोन मैरो में हुआ। इसकी मृत्यु स्प्लीन में होती है RBC की भांति। इसकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख तक मानी जाती है, ये पर क्यूबिक मिलीमीटर, और इसका जीवन काल लगभग 7 दिनों का माना जाता है। और यह प्लेटलेट सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में ही यानी स्तनधारियों में ही पाया जाता है, मिलता है। इसलिए यह मैमल्स का यानी स्तनधारियों का जो है यह स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि प्लेटलेट्स उसमें, उसके ब्लड में पाया जाता है। डेंगू बुखार से जब व्यक्ति पीड़ित होता है, यानी जब व्यक्ति को डेंगू फीवर हो जाता है, तो उस स्थिति में प्लेटलेट्स की संख्या में बहुत तेज़ी से गिरावट होने लगती है, बहुत तेज़ी से कम होने लगती है। संभव है कि वो प्लेटलेट्स की संख्या 20,000 से भी नीचे आ जाए। जैसे 20,000 के आसपास पहुंचता है तो चिकित्सक महोदय यानी जो डॉक्टर साहब जो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं वो प्लेटलेट्स चढ़ाने की सलाह देते हैं, उसके एडवाइस देते हैं। और ऐसा नहीं कि 20,000 पहुंच गया तो वो सेफ़ है। 20,000 भी जब पहुंच जाता है तो व्यक्ति एक तरह से अनसेफ हो जाता है और इतना वीकनेस हो जाता है उसे उठकर चलने तक की भी हिम्मत नहीं होती या इच्छा नहीं होती है। और प्लेटलेट्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो रक्त का थक्का जमने में मदद करना। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम 2 जेनेटिकल डिजीज़ जो कि ब्लड से रिलेटेड है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला है थैलेसीमिया, दूसरा है हीमोफीलिया। थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति में क्या होता है कि इसमें जो इससे पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन के निर्माण की प्रक्रिया में कुछ व्यवधान आ जाता है, यानी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है, फलस्वरूप रक्त की कमी हो जाती है। और उस रक्त की कमी को पूरा करने के लिए उस पीड़ित व्यक्ति यानी थैलेसीमिया से जो पीड़ित व्यक्ति है
उस व्यक्ति में बार बार बाहरी रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो बार बार बाहरी रक्त चढ़ाना समझिए कि कितना कठिन होगा और कितनी परेशानी होगी और कितना उसमें खर्च आता होगा। और इस बीमारी के बारे में जानकारी कब मिलती है, तो लगभग बच्चे का जो जन्म होता है उसके लगभग 3 महीने के बाद ही इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। चूँकि देखिएगा आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है, 120 दिनों का हुआ और 3 महीने के बाद ही पता कैसे चल जाता है, तो 30 या 90 दिन, लगभग 90 दिन हुआ। तो 90 दिन से 120 दिन हम लोग आरबीसी का लाइफ स्पान भी माने थे, तो इसीलिए जन्म के 3 महीने के बाद ही इसका पता चल जाता है। अब हम आते हैं हीमोफीलिया पे। यह भी जेनेटिकल ब्लड डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो इससे पीड़ित व्यक्ति होते हैं, यदि उस व्यक्ति में किसी वजह से चोट लग जाए या कट जाए या कोई दुर्घटना हो जाए जिसके फलस्वरूप उसमें यदि ब्लीडिंग शुरू हो जाए यानी रक्त का स्राव शुरू हो जाए, तो वह जो रक्त होता है वह जम नहीं पाता है। वैसे तो ब्लड वेसल्स में जो रक्त बहता है, ब्लड फ्लो करता है, वह तो बिना जमे हुए बहता है क्योंकि वहाँ पर हिपेरिन एक्टिव रहता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जब कट फट जाता है या कोई दुर्घटना की वजह से ब्लड बाहर निकलने लगता है तो वह जम नहीं पाता, हमेशा उसका फ्लो होते रहता है, वह बहते रहता है। फलस्वरूप क्या होता है कि अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो जा सकती है। इस बीमारी के बारे में सबसे पहले महारानी विक्टोरिया में यह दिखा था। हो सकता है और भी किन्हीं में हुआ होगा, लेकिन ये महारानी विक्टोरिया जो ग्रेट ब्रिटेन की शाही परिवार से थी, उन्हीं में दिखा था। इसीलिए इस बीमारी को शाही बीमारी या रॉयल डिजीज के भी नाम से जाना जाता है। अब हम आते हैं कि रक्त का वह भाग यानी कंपोनेंट जो रक्त वाहिकाओं में इसके थक्के बनने से रोकता है, वो क्या है, तो हिपेरिन है। जो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड क्यों नहीं जम पाता है, तो इसलिए नहीं जम पाता है कि वहाँ पर हिपेरिन एक्टिव रहता है। और हिपेरिन कब इनएक्टिव हो जाता है, तो जैसे ये जो ब्लड में हिपेरिन जो है वो जैसे वायुमंडल के हवा से यानी खुली हवा से जैसे उसका कांटेक्ट होता है तो वहाँ पर वह इनएक्टिव हो जाता है। फलस्वरूप ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त के जमने की शुरुआत हो जाती है। तो इसीलिए संभव है आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ब्लड का वह कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में ब्लड नहीं जम पाता है, तो वह हिपेरिन है। चाहे आप जिस भी रूप में पूछे, आप इस चीज़ को जान गए तो आप आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। अब हम देख चुके थे कि आरबीसी की संख्या मेल में लगभग 50 लाख होती है, फीमेल में 45 लाख होती है। वहीं प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 से 4.5 लाख के आसपास होती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या 6 से 10 हज़ार होती है। तो संभव है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं उन्हें घटते हुए क्रम में सजाएं या बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। तो संख्या के आधार पर हमने इसे घटते हुए क्रम में यहाँ पे लिखा है। आरबीसी सबसे अधिक आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स और उसके बाद डब्ल्यूबीसी। अब हम आते हैं रक्त का थक्का बनना यानी ब्लड क्लॉटिंग पे। तो जब शरीर के किसी कटे हुए भाग से रक्त बाहर निकलता है तो वह जो रक्त होता है कुछ ही मिनटों में जेली के रूप में वह जम जाता है, यानी वो जो ब्लड बाहर बह रहा होता है वो जम जाता है। तो उसे ही रक्त का थक्का बनना या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग क्या हुआ कि जब हमारे किसी भाग में, शरीर के किसी भाग में कट हो गया या कोई दुर्घटना के फलस्वरूप ब्लड बाहर निकलने लग गया, रक्त बाहर निकलने लग गया, तो वह ब्लड कुछ देर में, कुछ ही मिनट में वह जम जाता है। तो उसे ही ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का बनना कहते हैं। इसी में 2 टर्म आता है, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम। तो ब्लीडिंग टाइम क्या है, खून या रक्त का बहना जितनी देर में बंद होता है। आप देखे होंगे, संभव है आपको साथ भी ऐसा हुआ होगा कि किसी वजह से कहीं कुछ कट लग गया होगा या कट गया होगा, तो उस कटने की वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग यानी रक्त का स्राव शुरू हुआ होगा और वो थोड़ी देर में बंद हो गया होगा। तो रक्त का बहना जितनी देर में बंद हो जाता है उसे ही हम जो है ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। और यह हमारे प्लेटलेट्स की क्षमता को दर्शाता है। जहाँ पर प्लेटलेट्स जितने एक्टिव होंगे वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग उतना ही जल्द हो जाएगा, ब्लीडिंग टाइम यानी खून का बहना उतना ही जल्द बंद हो जाएगा। सामान्यतः माना जाता है कि 2 से 7 मिनट जो होता है वह ब्लीडिंग टाइम होता है। कहीं ऐसे नॉर्मली देखेंगे कि कहीं टेस्ट करवाएंगे तो जनरली जो ब्लीडिंग टाइम होता है 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट इतने ही तक में हो जाता है। लेकिन जो बुक में दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि ब्लीडिंग टाइम 2 मिनट से 7 मिनट माना जाता है। अब आते हैं क्लॉटिंग टाइम में। तो रक्त बाहर आने के बाद उसे जमने में जितना समय लगता है, यानी ब्लड जो हमारा बाहर निकला वो रुकना हो गया और ये हो गया जमना।
रुकने का मतलब ये नहीं कि ब्लड जम गया, ब्लड उसके बाद बहना बंद हो गया। तो इसमें क्या होता है क्लॉटिंग टाइम में कि रक्त जब बाहर निकलता है तो सर्टेन टाइम के बाद वह जम जाता है। तो जमने में जितना समय लगता है उसे ही हम क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। और यह जो क्या होता है कि हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को, यानी जमने में जितने सारे फैक्टर हैं उसके एक्टिवनेस को, उसको ये दर्शाता है। सामान्यतः माना जाता है कि क्लॉटिंग टाइम 8 मिनट से 15 मिनट का होता है, लेकिन ये भी जनरली 5 मिनट, इस सब में 5-7 मिनट में ये हो जाता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है यानी क्लॉटिंग टाइम 5 से 7 मिनट में हो जाता है। फिर से अब रक्त जमने की जो प्रक्रिया है उस पर हम आते हैं कि हवा के संपर्क में आते ही हिपेरिन क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। फलस्वरूप रक्त जमने की प्रक्रिया जो है वहाँ पर शुरू हो जाती है। कभी कभी देखते होंगे कुछ व्यक्तियों को इंजेक्शन दिया जाता है तो वहाँ पे वो कड़ा हो जाता है। वो कड़ा इसलिए हो जाता है कि उस इंजेक्शन के साथ कुछ एयर भी चले जाते हैं और उस एयर के संपर्क में आने पर हिपेरिन इनएक्टिव वहाँ पर हो गया। फलस्वरूप वहाँ पर क्लॉटिंग, एक तरह से क्लॉटिंग हो जाता है। वो भाग जो कड़ा होता है वो क्लॉटिंग की वजह से ही होता है। तो जैसे हवा के संपर्क में ब्लड निकला, वहाँ पर जो हिपेरिन था वो हवा के संपर्क में आया, वो इनएक्टिव हो गया और ब्लड जमने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो इसमें क्या होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है और यह थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदल देता है। और यह फाइब्रिन क्या होता है, यह जो फाइब्रिन होता है वो जालनुमा संरचना होती है, यानी नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। यानी जब फाइब्रिन तैयार हो जाता है तो लगभग जाली की तरह की संरचना हो जाती है और उस जाली जो जालनुमा संरचना हो गई, नेट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, उससे जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। फलस्वरूप वहाँ पर रक्त जो है वो थक्का के रूप में जम जाता है। ऐसे तो ये प्रक्रिया जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर, लेकिन हमने इसे बिल्कुल सिंपल रूप में आपके सामने रखा है। तो इस प्रकार हमारा ब्लड का चैप्टर जो है वो समाप्त हुआ। हम फिर से इस बार कहेंगे कि हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है इस वीडियो के बाद ब्लड के संदर्भ में आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल सहूलियत होगी। तो ये वीडियो कैसी लगी आप चाहें तो कमेंट्स में बता सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। यदि पसंद आए तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।